पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये गीत हकीकत सा लगता है, एक तेज हवा का झोंका जैसे आंधियों की तरह आया, पर इस आंधी में एक सुकून था, अपनापन था। लगा कि जैसे तपते आसमान ने ठंडी हवा फैला दी हो। यारों को एक यार मिला जो सच में बहती हवाओं सा था, जो अपनी राह बनाता गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसने एक साथ हजारों दिलों में न सिर्फ जगह बनाई बल्कि राज भी किया। खेल का मैदान, राजनीति की गलियां, साहित्य, संस्कृति और लोक कलाओं का प्रहरी बनकर एक कीर्तिमान बनाने का काम हो, या फिर प्रेम, दया, करुणा का प्रभु संदेश जन जन तक पहुंचाने की बात हो, वो सामाजिक समरसता का उदाहरण था। इन तमाम खूबियों का नाम है रत्नेश सोलोमन। रत्नेश दिलों के राजा थे। उनके लिए कहे इस वाक्य की सार्थकता यही हो जाती है कि जो भी उनसे मिला वो यही कहता है कि वो उनका सबसे नजदीकी था। बिंदास जीवन, सादगी और मधुरता के साथ चेहरे पर खिलखिलाती हंसी बरबस ही हमें उनकी तरफ खींच ले जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि रत्नेश फक्कड़पन की बेजोड़ मिसाल थे। यह हकीकत भी है, कोई गलत नहीं। क्या है रत्नेश सोलोमन का सफरनामा और क्या कहते हैं लोग, आप भी जानिए। में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर शहर में मसीही धर्म के चिरपरिचित प्रचारक और विद्वान श्री पीटर सोलोमन और श्रीमती दिलासी सोलोमन के घर में दो बेटियों के बाद एक किलकारी गूंजी, और इस मीठी सी किलकारी का नाम था रत्नेश। माता पिता के मन की खुशियों को सहज ही समझा जा सकता है। दो बहनें रत्ना और रेणु अपने बीच एक छोटे भाई को पाकर कितनी आनंदित होंगी, ये कल्पना भी कीजिए। श्री पीटर सोलोमन दमोह में मसीही धर्म के प्रचारक के रूप में प्रेम, दया, करुणा का संदेश फैलाते हुए पीड़ित मानव की सेवा में रत थे, तो परिवार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा था। और इसी सब ने एक बालक रत्नेश को समाज सेवा और खास तौर पर पीड़ित मानव की सेवा के लिए प्रेरित किया। रत्नेश सोलोमन की प्रारंभिक शिक्षा दमोह के मिशन स्कूल में हुई और फिर संस्कारधानी जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पूरी की। सोलोमन का राजनीतिक सफर जबलपुर से ही शुरू हो गया था। छात्र नेता के रूप में उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में खासी लोकप्रियता बटोरी। इतना ही नहीं, सन 1978 में विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में श्री सोलोमन निर्वाचित हुए। रत्नेश के हौसले यही थमने वाले नहीं थे। महज 25 साल की उम्र में ही वे दलगत राजनीति में प्रवेश कर गए और सन 1980 में दमोह जिले की नोहटा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और सोलोमन पार्टी की भावनाओं पर खरे साबित हुए। उन्होंने पहली ही बार में अपने सहज, सरल और विनम्रता की छाप मतदाताओं पर छोड़ी और विजयश्री का परचम लहराया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह सोलोमन से खासे प्रभावित हुए और अपने सोलोमन को संसदीय सचिव बनाया गया। विधायक और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता के रूप में सोलोमन की छवि लोगों के बीच थी, तो गृहस्थी की शुरुआत सामने खड़ी थी। कहने का मतलब, सोलोमन का विवाह भी उनके चाहने वाले देखना चाहते थे। जनता के लाड़ले रत्नेश का 18 मई 1981 को जबलपुर की साधना जी के साथ विवाह धमतरी में संपन्न हुआ। उनके जीजा और दीदी श्री अजीत जोगी एवं श्रीमती रेणु जोगी ने अपने बेटे की तरह विधायक रत्नेश की शादी कराई। सोलोमन दंपत्ति की 3 संतानें सान्या, तान्या और बेटा आदित्य हैं।
जीवन संगिनी के साथ ने सोलोमन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्रीमती साधना सोलोमन में भी विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। फिर क्या था, दोहरी ताकत के साथ सोलोमन का सफरनामा बढ़ता गया। लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1990 में कांग्रेस ने जब रत्नेश सोलोमन को नोटा से टिकट नहीं दी तो वे निर्दलीय मैदान में उतर गए और उनका स्थान दूसरा था, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। पर इतिहास फिर दोहराया गया और 1993 में सोलोमन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा तो इन्होंने 11,000 से अधिक वोटों से विजयी परचम लहराया और मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाकर काम करने का मौका दिया। वर्ष 1998 में हुए आम चुनाव में फिर सोलोमन नोटा सीट से उम्मीदवार थे और उन्होंने तीसरी दफा जीतकर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। फिर मौका था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने सोलोमन को पहले वन और फिर उच्च शिक्षा मंत्री बनाकर उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। वन मंत्री रहते हुए श्री सोलोमन का कार्यकाल प्रदेश के वनों के विकास और पर्यटन की दृष्टि से हमेशा यादगार रहेगा। दौर अभी आगे बढ़ रहा था कि वर्ष 2003 के आम चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और फिर 2005 के उपचुनाव में भी वे हार गए। लेकिन संघर्षशील योद्धा की तरह वे इन परिस्थितियों में भी नहीं घबराए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद भी उनके चाहने वालों में भले निराशा रही हो, और सोलोमन जैसे छात्र नेता की ही तरह थे। लगातार जनसेवा और क्षेत्र की चिंता ने उन्हें ताकत दी। वर्ष 2008 में जबीरा विधानसभा सीट से उन्होंने फिर जीत दर्ज कराई और दमोह जिले से वे इकलौते कांग्रेस विधायक के रूप में थे। एक जिंदा दिल इंसान को जिसने भी जाना अपने अंदाज में जाना। कई दफा लगता भी है कि क्या एक शख्स इतने रूपों में हो सकता है। लंबा राजनीतिक सफर और प्रशासनिक दखल रखने के बाद भी रत्नेश क्या थे, आप ही जानिए। सोलोमन जी बड़े विनम्र और बड़े सुलझे हुए राजनीतिक थे। यद्यपि विरोधी दल के नेता थे वो, लेकिन उनसे हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे और जब भी उनसे मेरा संवाद हुआ उनकी विनम्रता और निश्चलता दिखी और उन्होंने जो भी मुझे काम बताया, वैधानिक था, मैंने किया। संभव नहीं था उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कभी उसके लिए अनुचित नहीं माना, बुरा नहीं माना। निश्चल थे, सरल थे और आम आदमी से जुड़े हुए थे। ये उनकी ताकत थी। रत्नेश सोलोमन का राजनीतिक सफर जहां से शुरू हुआ वो नोटा क्षेत्र है और खास तौर पर आज के राजनीतिक माहौल की बात करें तो कहीं न कहीं राजनीति में जातिवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर वो इससे कैसे बचे, क्या दिया, उसके बारे में लोगों की राय कुछ इस तरह से। एक जिंदा दिल इंसान का जाना क्या होता है, ये कोई लोगों से पूछे जो रत्नेश सोलोमन के साथ में रहे। एक शेर उनको पर पूरा लागू होता है, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में कर ना पाया प्यार वो इंसान से। एक ऐसा शख्स जिस इंसान को इंसानियत को पहचाना, 24 घंटे जिनकी दुख दर्द में शामिल रहा, सामाजिक समरसता का ऐसा उदाहरण संभवतः सारे भारतवर्षीय राजनीतिक क्षेत्र में कहीं मिलेगा नहीं। एकमात्र एक घर का ईसाई जहाँ पर लगभग 70,000 80,000 दूसरे क्षेत्र के लोग अलग अलग बिरादरियों में बटे हुए और उसके बाद भी उनके बीच में जीवंत राजनीतिक बनकर के समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव विजयी होना, एक अपराजित योद्धा के रूप में रत्नेश सोलोमन हम सबकी आंखों में छाए हुए हैं। रत्नेश सोलोमन जी ने अपने 30 साल के राजनीतिक सफर में बहुत ही साफ गोई और बहुत ईमानदारी की राजनीति की। वे एकमात्र ऐसे युवा नेता थे जो कतर ब्योंत की राजनीति से दूर रहे और उन्होंने नोटा क्षेत्र में विकास के जो काम किए हैं वो ताउम्र याद किए जाएंगे। रत्नेश सोलोमन को यारबाज भी कहा जाता था और खास तौर पर मित्रों के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो उनकी यारबाजी की गवाही देते हैं। हमेशा दूसरों की देखभाल करने वाले इस यारबाज पर
मित्र क्या कहते हैं। रत्नेश सॉलोमन जी एक अजीम शख्सियत का नाम था। उनकी विनम्रता, उनकी मिलनसारिता का मैं हमेशा कायल रहा। उन्होंने राजनीति की लंबी और सफल पारी खेली। वो 25 वर्ष की उम्र में ही 1980 में विधायक बन गए थे। वे सही अर्थों में जननेता थे। आम जनता के दुख दर्द तकलीफ से उनका हमेशा वास्ता रहा। वो व्यवहारिक राजनेता थे। वे सिद्धांतों के खेल में कम पड़ते थे और व्यवहारिक राजनीति उन्होंने अधिक की। और मेरे वो निजी रूप से अच्छे मित्र थे। मैं रत्नेश भाई को कहता हूँ कि वो यारबाज आदमी थे। दोस्ती करना और उसे निभाना उन्हें आता था। वो सबकी तो बहुत देखभाल करते रहे, पर मुझे अफसोस रहा रत्नेश भाई ने खुद की देखभाल के प्रति लापरवाही बरती। अन्यथा हमें इस दुखद स्थिति से सामना नहीं करना पड़ता है इतनी जल्दी। कहा है कि जिंदगी में गुस्ताखी करेंगे बस एक बार, दोस्त तो सब पैदल होंगे और हम कांधे पे सवार। रत्नेश भाई ने वही गुस्ताखी की और हमें रोता लगता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। सबको गले लगाना और प्रेम करना उन्हें विरासत में मिला। अपने पिता श्री पीटर सोलोमन के बताए रास्तों पर चलने की वजह थी कि वो हमेशा मर्यादा में रहे, बड़ों का सम्मान किया और लाख मुश्किलें भी उन्हें ये सब रोकने मजबूर नहीं कर पाई। बहुत हमारे अच्छे पारिवारिक मित्रों में थे। ये तो उनके पिताजी पीटर सोलोमन के समय से चला आ रहा था। और बहुत ही मैं समझता हूँ पीटर सोलोमन एक बहुत अच्छे दर्जे के मिलनसार व्यक्ति थे और उनके पूरे गुण ऐसा लगता था कि रत्नेश में आ गए। तो मिलनसारता में, व्यवहार में कोई सानी नहीं। अपनी क्षेत्र की जनता से, आम जनता से जिस शैली में, जिस ढंग से वो मिल लेते थे, ये उनके जीवन की, राजनीतिक जीवन की, व्यवहारिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सोलोमन वो शख्सियत का नाम था जो कभी मुश्किल से नहीं घबराया। फिर चाहे किसी मोड़ पर उनका विरोधी ही उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों न करे। पर जरा सुनिए एक घटनाक्रम जो रत्नेश की जिंदा दिली की मिसाल है। उस वक्त का एक पत्रकार एक धारा प्रवाह रूप से उनके विरोध में अपनी लेखनी चला रहे थे और वो पूरा बंडल लेकर खड़े हुए थे और अंदर आने की जद्दोजहद कर रहे थे। और काफी लोग वहां पर खड़े हुए थे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मैंने देखा कि सोलोमन जी ने अपने हाथ का इशारा किया, जो इस बात का इशारा हो रहा था कि उनको आने दीजिए। और वो अंदर आए। उन्होंने बड़ी सहजता से मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और उन पत्रकार महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बंडल, शायद उसमें पूरे जो उनकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो लेखनी चल रही थी उसको माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया कि पहले आप इसे पढ़िएगा। लेकिन सोलोमन जी के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कुराहट फैली हुई थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो उस वक्त जितने लोग थे उन्होंने देखा कि कितना जिंदा दिल व्यक्ति है कि अपने विरोधियों को भी उतने ही सहजता से मौका देते हैं जितना वो अपने मित्र को देते हैं। राजनीति में एक दूसरे की टांग खिंचाई जग जाहिर है, पर एक सोलोमन थे जिन्हें विरोधी दल के लोग भी वही सम्मान दिया करते थे जो उन्हें अपनों से मिलता था। बड़े सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। हम लोग जब भी मिलते थे उनको मालूम था कि ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, परंतु जब भी उनसे मिलना होता था तो बड़े आराम से और लीडर कैसे हो ऐसे संबोधन करके वो मिलते थे। उनमें निश्चित रूप से सहज भाव जो था आम लोगों से मिलने का, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता। अपने सिर से माता पिता का साया छिन जाने के बाद भी रत्नेश को बुजुर्गों की अहमियत पता थी। वो बुजुर्गों का सम्मान कितना करते थे और माँ का दुलार पाने उनका बचपना कितना था, जरा आप सुनिए। रत्नेश बेटे और उनके घराने से हमारे परिवार के संबंध थे। मुझे भी बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे माता पिता नहीं हैं, आप ही मेरी माता हैं। आपके 2 बेटे हैं, अजय और राजकमल, और उसमें मैं भी जुड़ गया हूँ। कहीं भी मिलते थे, कैसी हैं आप, एकदम प्यार करते थे। बहुत दुख है, बहुत ही कम उम्र में वो संसार से चले गए। बहुत सुंदर जीवन था, सेवा का जीवन था। हमेशा दुखी लाचारों के लिए सोचने वाले थे।
जब कभी वो दमोह में रहते थे, कभी हमारे चर्च भी आते थे, प्रार्थना में शामिल होते थे। उनके घराने से सबसे हमारा बहुत प्रेम रहा। सिर्फ खुद को प्रेम मिले, रत्नेश की यही चाहत नहीं थी, बल्कि उन्हें जितना प्रेम लोगों से मिलता था वो कहीं ज्यादा लोगों में बांटते भी थे। उन्हें हर कोई ऐसे ही नहीं कहता कि वे उनके भाई थे। मैं जब तक रत्नेश सॉलोमन जी के साथ रहा हूँ, मैंने उनको सगे भाई जैसा महसूस किया। उन्होंने मुझे छोटा भाई माना और हमने हमारे और उनके बीच में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो एक ईसाई हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। उनका सगे छोटे भाई जैसा मुझ पर सदैव स्नेह। रत्नेश सोलोमन का धर्म से गहरा नाता था। पिता धर्म प्रचारक थे और दया, प्रेम और करुणा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया करते थे। तो बेटे की जवाबदारी भी उतनी ही बनती थी और जब भी कभी कोई मुश्किल आई तो उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और उनके इस काम को लोग हमेशा याद करेंगे। बहुत गहराई से हमारे शहर से जुड़े थे, लोगों से जुड़े थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति बहुत आदर भाव था और उन्होंने हमेशा कोई कठिनाई आई, उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया। मसीह समाज की बात को विधानसभा तक रखा। हम लोगों की जो भी समस्याएं रही पिछले दिनों चर्च भवन निर्माण में, उसमें भी उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मिला। हम लोगों के लिए एक दुख की बात है क्योंकि एक बहुत गहरा मित्र, एक अपना भाई चला गया, अचानक से चला गया, परंतु पूरे नगर के लिए और प्रदेश के लिए रत्नेश भाई का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और उनको हम लोग हमेशा आदर से और प्रेम से और सम्मान से याद करते रहेंगे। बुंदेलखंड इलाके में रत्नेश सोलोमन को कला संस्कृति का अग्रदूत भी कहा जाता है। वो दिल से एक कलाकार भी थे, तो कलाकारों के प्रति सोलोमन का कहना ही क्या। कला जगत का छोटा हो या बड़ा कलाकार, रत्नेश के दिल में जगह रखता था। देश के बड़े महोत्सवों में शामिल नोटा महोत्सव सिर्फ और सिर्फ रत्नेश सोलोमन की ही देन है और इसके लिए वो कितने संवेदनशील थे, आप ही सुनिए। श्री रत्नेश सोलोमन को दमोह जिले में यदि सांस्कृतिक दूत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। कलाकारों के प्रति और रंगमंच के कलाकारों के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम था। मुझे एक संस्मरण याद आता है कि श्री रत्नेश सोलोमन ने नोहलेश्वर कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें एक 5-6 साल का एक बच्चा था, सिख समाज का बच्चा था और जूनियर दलेर मेहंदी के नाम से वो कार्यक्रम दिया करता था। दलेर मेहंदी के अंदाज से वो दमोह आया और रात में 2-2:30 बजे मचल गया कि मुझे मैगी खाना है। रत्नेश सोलोमन की विशेषता यह थी कि हर कलाकार को व्यक्तिगत रूप से अटेंड करते थे और उस बच्चे ने जब मचलना शुरू किया तो रत्नेश सोलोमन बड़े चिंतित हो गए कि अब 2:30-3 बजे रात में कहाँ से मैगी इसको खिलाई जाए। फिर याद आया कि प्रोफेसर जेता जो हमारे कॉलेज के हैं, उनके बच्चे भी बड़े शौकीन थे उसके मैगी खाने के। तो फिर रात में जेता साहब के यहाँ से मेहंदी बनी, वो मैगी बनी और वो जूनियर दलेर मेहंदी को रत्नेश सोलोमन ने खुद अपने हाथों से खिलाया। और मुझे लगा कि इस आदमी के हृदय में कितना विशाल प्रेम है छोटे छोटे कलाकारों के लिए। उन्हें बच्चों की तरह देखता था। याद उनको आएगी उनको चले जाने के बाद की बहुत याद आ रही है। रत्नेश सोलोमन अपने विधानसभा इलाके में विकास का पर्याय थे। वे मंत्री थे और प्रदेश भर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, पर चिंता अपने इलाके की कुछ ज्यादा ही थी। इतना ही नहीं, कई दफा तो लोग उन्हें नोटा का मंत्री ही कहते मजाक में चिढ़ाया करते थे और इसमें स्थानीय नहीं बल्कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। एक घटना मुझे याद आती है कि दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और हम सभी साथ में बैठे हुए थे और वो रत्नेश से मजाक करते हुए कह रहे थे कि अगर तू कभी मुख्यमंत्री बन गया तो तू तो राजधानी नोटा जबेरा ले जाएगा, क्योंकि तू तो सिर्फ नोटा जबेरा की बात करता रहता है। अपने क्षेत्र से उनको बहुत प्रेम था और अपने क्षेत्र के लोगों से बहुत प्रेम था। बहुत सारे उनके कार्यों में हम लोग सहयोगी रहे। नोटा महोत्सव की स्मृतियां हमारे अभी भी ताज़ा है जो हमने साथ में कार्य किए। रत्नेश की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। कला के साथ साथ साहित्य में भी उनका खासा दखल था।
बात शेर व शायरी या कविता की हो या फिर इतिहास और पुरातत्व का ज्ञान, सोलोमन सब फन में माहिर थे। रत्नेश सोलोमन के लिए मैं पहले तो एक शेर ये पेश करूंगा कि आती हैं बस एक पल के लिए कुछ लोगों की यादें, आती हैं बस एक पल के लिए कुछ लोगों की यादें, कुछ लोग मगर दिल से भुलाए नहीं जाते। रत्नेश सोलोमन साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा, आना जाना भी रहा। उनने मुझे अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। मेरे साहित्य से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी, बल्कि मेरे कलाम भी उन्हें अपने पास कैसे बना के रख लिए थे। और वो बोलते थे कि जब कभी मैं तन्हाई में होता हूँ तो आपकी गज़लें सुनता रहता हूँ। और जब मैं उनसे मिलता था तो वो बड़े खुश होते थे। और उनके तौर तरीके देखकर मैंने ये महसूस किया कि रत्नेश सोलोमन सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरे इंसान दोस्ती का फर्ज अदा करते थे। सबसे अपनी मोहब्बतों का उनका बराबर का रिश्ता, अपने जरूरतमंदों के काम आना, ये उनका एक मेन मकसद था। रत्नेश सोलोमन एक विधा के धनी नहीं थे। बचपन से ही एक खिलाड़ी भी उनके भीतर छिपा था। खुद फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे तो खिलाड़ियों की पीड़ा भी जानते थे। और यही वजह है कि खिलाड़ी और खेलों के लिए वे हमेशा एक कदम पर खड़े रहते थे। रत्नेश सोलोमन जी स्वयं एक फुटबॉल के खिलाड़ी रहे। हमेशा खिलाड़ियों को उद्धार करने के लिए अपनी बात को प्रमुखता से रखते थे। हम खिलाड़ियों को हर समय सहयोग देने के लिए कृत संकल्पित रहे। उन्होंने अभी हाल ही में भारत सरकार से साइंस ट्रेनिंग सेंटर जैसी उपलब्धि दमोह के खिलाड़ियों को प्रयास किया है और लगभग इसी माह में वह ट्रेनिंग सेंटर दमोह में खुल जाएगा, ऐसी हम लोगों को इच्छा है। और उससे दमोह जिले के लगभग 120 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दमोह जिले का नाम पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित करेंगे। माननीय सोलोमन जी हमेशा से खिलाड़ियों को अपनी सहयोग देने की बात प्रमुखता से रखते रहे। एक मजे हुए राजनेता होने के बाद भी आने वाली पीढ़ी को राजनीति में लाने का श्रेय भी रत्नेश सोलोमन को जाता है। ऐसी बहुत सी नज़ीर हैं जो राजनीति के इस अखाड़े में हमेशा याद रखी जाएंगी। और यही वजह है कि जब भी राजनीति के जिंदा दिल खिलाड़ी का जिक्र होगा, लोगों की आंखों में उनका चेहरा दिखाई देगा। राजनीति में पद पर रहते हुए अगर किसी व्यक्ति से सरलता, सहजता और विनम्रता सीखना है तो मैं समझता हूँ कि रत्नेश सोलोमन जी से अच्छा उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मुझे नहीं मिला। एक बड़े भाई के रूप में या कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में या ये कहना चाहिए कि एक परिवार के व्यक्ति के रूप में मैंने उनका सदैव स्नेह प्राप्त किया। और ये भी कहना चाहिए कि मेरा सौभाग्य रहा कि अंतिम समय मैं उनके पूरे समय साथ में था। आज जब लोग धर्म, जाति और वर्गों की राजनीति करते हैं, ऐसे समय वे हिंदुस्तान के उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने प्रेम, जनता की विश्वास और क्षेत्र के लोगों की मिलनसारता की वजह से बनाई। मैं उन्हें अपनी ओर से और नगर पालिका परिषद दमोह की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि मैं अंतिम समय साथ में था, कि बड़े हाथ ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। एक कद्दावर नेता के रूप में प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले सोलोमन सहजता के लिए जाने जाते थे। और इस सहजता ने उन्हें सबके दिलों पर राज करने, विवश करने। उनके द्वारा दिए गए दमोह को अपने कार्यकाल में जो भी उनने प्रगति करवाई है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उनका स्वभाव निश्चल, सहज और सरल स्वभाव था। वे जब भी आपस में बैठते थे तो किसी को यह महसूस नहीं होता था कि हम किसी मंत्री या किसी विधायक के साथ बैठे हैं। उनका व्यवहार ऐसा सरल सहज स्वभाव का था। सबने अपने अपने नजरिए से रत्नेश सोलोमन को देखा। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। वे लोगों के मन में सहज ही जगह बना लिया करते थे। फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, उनका अंदाज निराला ही हुआ करता था। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि नोएडा क्षेत्र का नाम तो परिसीमन में खत्म हो गया, लेकिन नोएडा का मंदिर के कारण नोएडा का नाम कभी खत्म नहीं होगा।
और नोहटा महोत्सव के कारण पूरे देश में आज नोहटा महोत्सव और नोहटा मंदिर, महालेश्वर मंदिर जाना जाता है, जाना जा चुका है और इसकी स्थायी पहचान हमेशा के लिए बनी रहे। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, ये आयोजन तब तक सफल रहेगा जब इसमें न कांग्रेस रहेगी, न भाजपा रहेगी, न गुड़वाला रहेगी। यदि हम सब मिलजुल कर शिव शंकर जी का मंदिर और ये महोत्सव मनाएंगे तो ये हमेशा महोत्सव चलता रहेगा, विकसित होता रहेगा। पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी, वैसे तो हमारे भाई लगते हैं, संजय गिल्ली डंडा खेली, गड़ा गेंद भी खेलो है, फिर हमारे अलग अलग पाले में हो गए। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आदर करता हूं, पुनः आदर करता हूं। और इसी तरह हमारे प्रभारी मंत्री जो पड़ोस के गड़ा कोटा रैली में हैं, और खास तौर से नोटा क्षेत्र में आप जरूर ध्यान देना भाई, ज्यादा जरूरत है। 3 तो भाजपा के जीत गए, 2 तो वे मंत्री हैं ही हैं, पर हम आ गए विपक्ष में। रत्नेश सोलोमन को मंचों की शान भी कहा जाता है। बेबाकी उनकी पहचान थी और इस बेबाकी ने उन्हें कहीं भी कभी भी खुद को रोक पाने में मजबूर नहीं किया। पर मैं अच्छा भला भोपाल से उतरा, माननीय कृषि मंत्री जी ने सीधे हमारे पीछे पड़ गए। तो हम क्या करते भैया, जमा रहे तो कहोगे कि कछु बोलत नहीं है, तो इसे हमें कछु कहनी पड़ी कलेक्टर साहब, नहीं तो भाई तो हमारे बड़े भैया है, बहुत होशियार है। आज का इनकी फिल्म इतनी हिट हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया में जय जय छा रहे हैं। बहुरंगी प्रतिभा के धनी श्री रत्नेश सोलोमन नाम का ये सूरज अभी अपनी किरणों की रोशनी फैला ही रहा था और शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। 10 फरवरी 2011 का दिन काला दिन बनकर आया। सोलोमन अपने इलाके की समस्याओं को लेकर दिल्ली में थे और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनसे समस्या निदान की मांग कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हम श्री रत्नेश सोलोमन को बचा नहीं पाए, वो हमारे बीच से चले गए। जबलपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हजारों नम आंखों ने श्री सोलोमन को अंतिम विदाई दी। जो भी था ये मानने को तैयार नहीं था रत्नेश सोलोमन हमारे बीच नहीं है, पर यह प्रकृति का नियम है और प्रभु की इच्छा। जो इस संसार में आया है उसे ये देह त्यागनी ही पड़ेगी। दिलों पर पत्थर रखकर हमने विदाई दी और उनके जाने के बाद लोग इस सूरज के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। जन जन में लोकप्रिय कुशल राजनीतिज्ञ दिवंगत भाई रत्नेश सोलोमन को इन पंक्तियों के साथ मैं भावांजलि प्रस्तुत करती हूँ। नियम है यह विधाता का, सभी आकर चले जाते, मगर कुछ लोग हैं ऐसे जो जाकर के नहीं जाते। न वो भगवान होते हैं न वो अवतार होते हैं, दयालु लोकप्रिय लेकिन भले इंसान होते हैं। भुलाओगे जो तुम उनको तो न उनको भूल पाओगे, टटोलोगे जो दिल अपना तो उनको दिल में पाओगे, तो उनको दिल में पाओगे। गुजरे हैं नजरों से किरदार बहुत, लेकिन तुम सब में अनोखे निकले। धार के विरुद्ध तैरते रहे बेखौफ, रत्नेश तुम आदमी बहुत चोखे निकले, आदमी बहुत चोखे निकले। एक स्वर्णिम युग का अंत श्री रत्नेश सोलोमन के साथ हुआ। उनके जाने के बाद सिर्फ यादें ही शेष हैं, पर हजारों दिलों में बनी जगह को कभी मिटाया नहीं जा सकता। हर एक वो जो उनके करीब था, जिसने उनका सानिध्य पाया और उनसे जो पाया वो हमेशा हमारे आपके पास है। आइए
हम श्री सोलोमन को याद करें और संकल्प लें कि उनके सपनों को साकार करेंगे। राजनीति, धर्म, साहित्य, संस्कृति, कला, खेल और वे तमाम क्षेत्र जिनसे श्री रत्नेश सोलोमन का गहरा नाता था, दुखित मन से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि वो हमें फिर मिलेंगे। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।